हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है पहली यूनिट यानी ठोस अवस्था के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, उन्हें पढ़ना है। ठीक है बच्चों? तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे देखो, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन है कि ठोस ए एक अति कठोर, ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। यह बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो इन्होंने कहा कि ठोस ए, चार ऑप्शन दे रखे बेटे इन्होंने। ए तो दे रखा आणविक ठोस, बी दे रखा आयनिक ठोस, और बेटे सी दे रखा इन्होंने धात्विक ठोस, और डी दे रखा बेटे सहसंयोजक ठोस। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन में कहा ठोस ए एक अति कठोर ठोस। भाई पहले तो इन चार में से वे छांट लो जो कठोर हैं। ऑप्शन ए दे रखा आणविक ठोस। बेटे मैंने आपको पढ़ाया था आणविक ठोस होते हैं तीन प्रकार के। एक तो होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, एक होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, और एक होते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इनमें से जो तीसरे हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, वे तो बेटे ठोस हो सकते हैं, मतलब कठोर हो सकते हैं, पर पहले दो तो कठोर नहीं है। और जब पहले दो कठोर नहीं है तो इसका मतलब ऑप्शन ए में हम निशान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सारे आणविक ठोस कठोर नहीं होते हैं। ठीक है बेटे? बी दे रखा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस तो कठोर होते हैं बेटे, तो बी हो सकता है उत्तर। सी दे रखा धात्विक ठोस। धातु भी सारी कठोर होती हैं, तो सी भी हो सकता है उत्तर। और डी दे रखा बेटे सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस भी कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। तो हमें पता चल गया, एक वाक्य हमने पढ़ा कि ठोस ए एक अति कठोर ठोस। अति कठोर में ए को छोड़ के बाकी तीनों अति कठोर ठोस हैं। ठीक है? तो एक विकल्प तो हमारा हट गया इसमें से, एक ऑप्शन। अब बचे बी, सी और डी। इन्होंने कहा तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। भाई गलित अवस्था में उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन बी है आयनिक ठोस। बेटे आयनिक ठोस में तो गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि गलित अवस्था में ही तो आयनिक ठोसों के अंदर मुक्त आयन होते हैं। तो इसका मतलब बी उत्तर भी हमारा सही नहीं है। सी पे आ जाओ, धात्विक ठोस। बेटे धात्विक ठोस तो ठोस अवस्था में भी सुचालक हैं, और यदि आप उन्हें द्रव में बदल दोगे, उन्हें पिघला दोगे, तो भी में क्या होंगे? सुचालक होंगे। तो ये तो यूं कह रहे कि गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, तो ऐसा तो सिर्फ एक उत्तर बचा, डी। तो इसका मतलब सही उत्तर इसमें से क्या है? डी है। कौन सा उत्तर सही है बेटे? डी। आपको पता चल गया ना क्यों है डी सही उत्तर? तो हमें पता चला कि डी उत्तर इसलिए सही है क्योंकि सहसंयोजक ठोस बेटे बहुत ज्यादा कठोर हैं, और गलित अवस्था में वे विद्युत के क्या है? रोधी हैं या कुचालक हैं। क्लियर होगी बात? मैं लिख रहा कि पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया? डी आया, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? डी। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। इन्होंने दे रखे चार ऑप्शन। ए तो दे रखा फलक केंद्रित घन यानी FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। बी दे रखा एक नताक या मोनोक्लिनिक। सी दे रखा विषम लंबाक या ऑर्थोरोम्बिक, और डी दे रखा बेटे चतुष्कोणीय। ठीक है? तो इसमें तो आपको याद रखनी है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है, मैंने पढ़ा रखा, वैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको करा रखे। मैंने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल कैसा होता है? FCC होता है। तो ए उत्तर बनेगा इसका, FCC, फलक केंद्रित घनीय। ठीक है बेटे? ध्यान रखेंगे इस चीज में, तो रट्टा मार लो बस। NaCl का ही क्वेश्चन हमारे पेपर में आना है, और आप ध्यान रखेंगे कि फलक केंद्रित घन होता है NaCl। अब तीसरा क्वेश्चन देखो बेटे। तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने दिया घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। तो बेटे घनीय क्रिस्टल का तो आपको पता
घनीय क्रिस्टल किसे कहते हैं? घनीय क्रिस्टल की खासियत यह है कि उसमें A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, और दूसरी खासियत यह होगी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। यही तो सिखा रखा मैंने आपको। अब इसमें से छांट लो कौन सा उत्तर है। घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर लंबाई होती है। बेटे ए ऑप्शन दे रखा, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, कोर की लंबाई बराबर है तो ठीक होगा। बी ऑप्शन दे रखा, ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी, ये तो हो ही नहीं सकता घन, ये तो घनाभ बनेगा, घन तो बनने का ही नहीं बैठेगा। उसके बाद सी दे रखा है इन्होंने, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, ये भी घन नहीं हो सकता है, घनीय क्रिस्टल हो ही नहीं सकता ऐसा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो। और डी दे रखा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 120 120। इसमें तो बेटे तीनों कोण अल्फा बीटा गामा बराबर हैं, पर कोण 90 का तो नहीं है। तो वो उत्तर छांटना जिसमें या तो दोनों मिल जाए या फिर ये और ये इनमें से कोई सा एक मिल जाए। तो कौन सा उत्तर बनेगा इसका? इसका उत्तर बनेगा बेटे ए। क्या बनेगा? ए बनेगा इसका उत्तर। उसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो चौथा क्वेश्चन दिखाई दे रहा क्या आपको स्क्रीन पे? चौथा क्वेश्चन है एफसीसी। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जो NaCl होता है। एफसीसी एकक सेल के कोर की लंबाई a और उसके परमाणु की त्रिज्या r में संबंध क्या है इन चारों में से? पूरा वीडियो इसके ऊपर बेटे मैंने बना रखा और आपको सिखा रखा है। इसमें चौथे क्वेश्चन में एक बात बताऊं, जो सिंपल यूनिट सेल होती है ना, सिंपल यूनिट सेल, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, जो सिंपल यूनिट सेल होती है उसमें तो मैंने फार्मूला आपको निकाल के दिखा रखा, R इज इक्वल टू ए बटे 2 का। और जो बेटे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, जिसे आप एफसीसी भी कह सकते हो, या तो कहो एफसीयूसी या एफसीसी कह दो, एक ही बात है। इसमें भी मैंने आपको फार्मूला बता रखा बेटे, इसमें बता रखा मैंने R इज इक्वल टू a√2/4। और फिर एक बताया था इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है, इसमें बताया था बेटे कि R इज इक्वल टू होता है a√3/4। अब हमारा क्वेश्चन देख लो कौन सा है ये। इसमें इन्होंने चौथे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि एफसीसी में बताओ कौन सा है। तो एफसीसी तो यही तो है एफसीसी। तो एफसीसी में ये वाला उत्तर छांटना में, देख लो कौन सा है। R इज इक्वल टू a√2/4 कौन सा उत्तर है बताओ? R इज इक्वल टू a√2/4 कौन सा है? बी है। देखो बी को ध्यान से देखो, R इज इक्वल टू √2a/4 है ना। आप चाहे a√2/4 लिख दो या √2/4 अलग निकाल लो और a लिख दो अलग, बात तो एक ही है। ठीक है बेटे, तो चलो पांचवें क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है? मतलब ये यूं कह रहे हैं कि परमाणुओं की संख्या 2 किसमें होगी। ऑप्शन ए दे रखा, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, देखो मैं यहां लिख रहा, ये लिखा मैंने एफटीसी, फलक केंद्रित घनीय। अब यूं बताओ, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में कोने पर कितने कण होते हैं? यूं बताओ, कोने पर कण होते हैं 8 और हर एक की हिस्सेदारी होती है 1/8, तो 1 तो हो गया कोने वाला। और कहा फलक केंद्रित, तो बेटे यूं बताओ फलक भी तो होंगे उसके। फलक पर कितने कण होते हैं? 6। और फलक पर जो कण होते हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी होती है? 1/2 की। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 बार कटेगा ना, 3। तो टोटल बताओ कितना आया? कितना आया टोटल? 3 और 1 4। इसका मतलब जो ऑप्शन ए दे रखा, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसमें तो बेटे कुल कणों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी इसमें कुल कणों की संख्या। और ये हमें पूछ रहे कि यूं बता दो इनमें से 2 किस में है। ऑप्शन बी देख रहे, चलो ये तो ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी को देख लो। ऑप्शन बी इन्होंने दिया अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित उसे कहते हैं जिसके कोनों पे कण हो और अंतः केंद्र यानी बॉडी के सेंटर पे पार्टिकल हो। तो यदि अंतः केंद्रित,
अंतः केंद्रित को इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पूरा समझा रखा मैंने बहुत ढंग से। आप वीडियो यदि आपने यूनिट ढंग से पढ़ी है और नोट्स बनाए हैं तो आपको बहुत समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। इन्होंने कहा बॉडी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। कोने पे कितने कण होंगे बेटे इसके? इसके कोने पे कण होंगे 8 और हर एक की हिस्सेदारी 1/8, तो ये हो जाएगा 8 ही कम 8, एक कण तो ये हो गया। और बेटे अंतः केंद्र यानी बॉडी के सेंटर पे कितने होंगे? अंतः केंद्र बॉडी के सेंटर पे एक पार्टिकल होता है और उसकी हिस्सेदारी होती है 1/1 की। तो टोटल कितने कण हुए बताओ? 2 हुए। इसका मतलब ये वाला उत्तर हो सकता है सही। सी देखो, आद्य घनीय एकक कोशिका, सी है बेटे सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कह दो। तो यदि इस सिंपल यूनिट सेल को कहो आप तो इसके बारे में तो आपको पता है बेटे सिंपल यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसके केवल और केवल कोनों में ही पार्टिकल्स प्रेजेंट हों। तो यदि इसके कोनों में पार्टिकल्स हैं तो मैं लिखूंगा कोने पर कितने पार्टिकल होंगे? 8 और हर एक की हिस्सेदारी होगी 1/8 की, तो ये हो गया 1, बस और तो कहीं है ही नहीं। तो इन्होंने चौथे ऑप्शन डी में कहा उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई पहले ऑप्शन में आए 4 पार्टिकल, दूसरे में आए 2 पार्टिकल, तीसरे में आए 1 पार्टिकल और चौथे में कोई यूनिट सेल है ही नहीं जो हम पार्टिकल्स निकाल लें। तो हमें पता चल गया कि 2 कौन से में आए? बी में आए। तो इसका उत्तर कौन सा बनेगा बेटे? बी बनेगा इसका उत्तर। ठीक है, अच्छा तुम जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर अगले क्वेश्चन करा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ले लिया बेटे? ठीक है, देखो बेटे अब कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन को देखो ध्यान से। छठे क्वेश्चन में कहा है इन्होंने सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na पॉजिटिव आयन की समन्वय संख्या है। सोडियम क्लोराइड का सवाल बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि सोडियम क्लोराइड के तो हर एक सवाल में आप रट्टा मार लियो यदि आपके समझ में कुछ नहीं आता है। देखो इन्होंने कहा कि सोडियम क्लोराइड, मैं आपको बताऊं बेटे, यदि सोडियम क्लोराइड में आप एक सोडियम आयन को देखोगे ना, Na पॉजिटिव आयन को, तो उसके ऊपर भी इधर भी Cl नेगेटिव, इधर भी Cl नेगेटिव, इधर भी Cl नेगेटिव और नीचे भी Cl नेगेटिव, मतलब वो चारों तरफ से Cl नेगेटिव से घिरा हुआ है। और एक बात और बताई थी मैंने कि एक Cl नेगेटिव आयन इसके ऊपर यहाँ रखा हुआ होगा, यहाँ हमारी तरफ, तो 5वां तो वो हो गया। और एक Cl नेगेटिव आयन होगा इस बोर्ड के परली तरफ। तो टोटल कितने Cl नेगेटिव आयनों से घिरा हुआ है Na पॉजिटिव आयन बताओ? 4 तो ये दिख ही रहे, एक हमारी तरफ है बाहर को निकला हुआ और एक पड़ली तरफ है, तो 6 हो गए ना टोटल। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, छठे क्वेश्चन को, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na पॉजिटिव आयन की समन्वय संख्या है, ऑप्शन ए है 6। तो आप इसका उत्तर क्या दोगे? ए दोगे। ठीक है, 6 होती है और इसमें Cl नेगेटिव आयन की समन्वय संख्या भी 6 ही होती है। ठीक है बेटे, चलो 7वां क्वेश्चन देख रहे। 7वां क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा एक घनीय ठोस 2 तत्वों A तथा B से बना है। घन के कोनों में A परमाणु, लो मैं लिख रहा हूं, A परमाणु कहाँ है? A परमाणु है कोने पर, घन के कोनों में A परमाणु एवं अंतः केंद्र पर B परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र है। B कहाँ है बताओ? B है अंतः केंद्र पर। तो इन्होंने अणु सूत्र पूछा, मैंने न्यूमेरिकल्स की लाइन लगा रखी, इस तरह के न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपने देखी होगी, फिर भी आप देख लो। A तो है कोने पे और आपको पता कोने पे होते हैं 8 पार्टिकल्स और कोने पे स्थित पार्टिकल की हिस्सेदारी होती है 1/8 की। तो यह 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितने आए? 1। कोने वाले तो 1 हैं। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र पे होता है एक कण, पूरी बॉडी के सेंटर में तो एक ही कण होगा और उसकी हिस्सेदारी होती है 1/1 की। तो ये कितने कण हुए? 1। तो बताओ A अनुपात B बराबर 1:1 नहीं आया क्या? A भी 1 है और B भी 1 है, इसलिए आपका जो अणु सूत्र होगा इस यौगिक का, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणु सूत्र होगा, कितना होगा बेटे? A के नीचे भी 1 लिखेंगे, B के नीचे 1 लिखेंगे, या फिर आप इसे लिख सकते हो AB। अब देख लो कौन सा उत्तर आ रहा है AB। देखो बेटे कौन सा था क्वेश्चन? 7वां। AB आ रहा है इसमें से C।
कौन सा है उत्तर बेटे? सी उत्तर है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्वेश्चन दिया इन्होंने, धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल है। बेटे धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल इसमें से पता कौन सा होगा? जिसमें आपको मैंने सिखा रखा कौन से क्रिस्टल धातु न्यूनता दोष दिखाते हैं, जिसमें परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने का लक्षण हो। ठीक है बेटे, ध्यान रखियो, कौन सी ऑक्सीकरण संख्या? परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला तत्व देख लो कौन से में इसमें दिखाने वाला तत्व हो। अब देखेंगे चलो कौन कौन से हैं इसमें। ऑप्शन ए दे रखा इन्होंने NaCl। भाई NaCl में तो Na तो नहीं दिखाता परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या बेटे। और ऑप्शन बी दे रखा इन्होंने KCl में K भी नहीं दिखाता बेटे। नहीं सॉरी, ऑप्शन बी क्या है? FeO में तो बेटे Fe दिखाता है, तो इसका उत्तर बी बनेगा। और सी में KCl है, KCl में K तो नहीं दिखाता परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। और जिंक ऑक्साइड में जिंक नहीं दिखाता। तो इसमें बेटे आपको पहले भी सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था? कि जो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं वे ही धातु न्यूनता दोष प्रदर्शित करेंगे। तो इसका उत्तर कौन सा बनेगा? ये FeO कौन सा है देखिए जरा, बी है। तो इसका उत्तर बनेगा बी, यानी कि FeO। ठीक है बेटे, ध्यान रखियो इस चीज को बिल्कुल। 9वां क्वेश्चन देखो जरा। 9वां क्वेश्चन कहा, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। कई बार पढ़ाया आपको कि ऐसा यौगिक जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट भी पाया जाता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी पाया जाता है। आपको पता है AgBr है ऐसा। इस चीज में बिल्कुल रट्टा मार लियो, आप ध्यान से समझेंगे इसे। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां क्वेश्चन देखो ध्यान से। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। अनुचुंबकत्व, ऑप्शन ए दे रखा H2O। भाई H2O तो अनुचुंबकीय नहीं होता है। वैसे तो मैंने आपको पढ़ा रखा बेटे, अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं, इनमें दो खासियत हैं, वैसे तो बहुत सारी है मैं बता रहा। अनुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से चुंबक की ओर या चुंबकीय क्षेत्र की ओर चुंबकित हो जाते हैं। और यदि चुंबकीय क्षेत्र से आप उन्हें बेटे बाहर निकाल लोगे ना, तो वे फिर नॉर्मल हो जाएंगे। एक तो खासियत यह है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित हो जाते हैं और बाहर निकालने पर उनका चुंबकत्व का गुण हो जाता है खत्म। और बेटे दूसरी खासियत इनकी यो है, जो आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ रखी, कि जो अनुचुंबकीय ठोस पदार्थ होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पढ़ रखा ना बेटे। ऑप्शन ए दे रखा H2O। भाई H2O तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी दे रखा O2। बिल्कुल मैंने आपको सिखाया था, ये वाला एग्जाम्पल बताया था आपको जब मैं आपको अनुचुंबकीय पढ़ा रहा था, तो मैंने O2 बताया था। C है NaCl और D है C6H6। तो इसमें से एक उत्तर मात्र है, कौन सा उत्तर है? बी, O2। 11वां क्वेश्चन देखो। अच्छा 11वां, निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लोह चुंबकत्व गुण दर्शाता है। भाई लोह चुंबकीय पदार्थ उन्हें कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबलता से चुंबकित हो जाते हैं या चुंबक की ओर प्रबलता से आकर्षित हो जाते हैं। और यदि आप उन्हें चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल लोगे ना बेटे, तो वे चुंबक बन गए तो बन गए, बाहर निकालने पे भी वे चुंबक ही रहेंगे, यानी कि चुंबकीय गुण हो जाएगा उनका परमानेंट। और आपको 11वां क्वेश्चन जो है इसे भी याद करना पड़ेगा कि इसका तो उदाहरण जो एग्जाम्पल्स हैं वे तो बेटे याद करने पड़ेंगे। इसमें ए दे रखा MnO2, बी दे रखा टाइटेनियम ऑक्साइड और सी दे रखा वेनेडियम डाइऑक्साइड और डी दे रखा क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो आपको मैंने एग्जाम्पल में लिखवाया था CrO2, क्रोमियम डाइऑक्साइड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे, यहाँ लिख रहा मैं 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में कहा शॉर्टकी दोष पाया जाता है। ठीक है, शॉर्टकी दोष पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। देखो शॉर्टकी दोष उनमें पाया जाएगा जिनमें धन आयन और ऋण आयनों का साइज लगभग बराबर हो। शॉर्टकी दोष को पूरे को समझो आप।
तो आपको पता चल जाएगा यदि धनायन और ऋणायन के साइज लगभग एक जैसे हैं तो उनमें शॉर्टकी दोष पाए जाने की ज्यादा संभावना होती है। ऑप्शन ए दे रखा इन्होंने NaCl, बी दे रखा AgBr और सी दे रखा KBr और डी दे रखा इन सभी में। भाई NaCl, AgBr, KBr इनके तो धनायनों और ऋणायनों के सबके ही साइज लगभग एक जैसे हैं, तो इसका मतलब इन तीनों में ही पाया जाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट तीनों में ही पाया जाएगा। और इस चीज को सब ध्यान रखियो बेटे, जो ऑप्शन बी है ना AgBr, बेटे AgBr में दोनों ही डिफेक्ट पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AgBr में फ्रैंकल डिफेक्ट भी पाया जाता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी पाया जाता है। उनका क्वेश्चन है 13वां, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। भाई फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि जो धनायन है ना, जो छोटे साइज वाला आयन है वो धनायन ही तो होगा, ऋणायन तो बड़ा होता है साइज में। धनायन अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाशी स्थल में आ जाता है। तो बेटे एक बात बताओ मुझे, वो धन आयन कोई क्रिस्टल से बाहर थोड़ा ही निकला है, तो क्रिस्टल में ही उसने अपनी सीटी तो बदली। तो यूं बताओ क्रिस्टल का वजन ना तो बढ़ने का ना तो घटने का, उतना ही रहेगा क्रिस्टल का वजन तो। और जब क्रिस्टल का वजन, क्रिस्टल का द्रव्यमान, क्रिस्टल का भार नहीं बदल रहा है तो बेटे घनत्व कहां से बदल जाएगा? घनत्व तो बदलने का ही नहीं है। तो इसका मतलब इन्होंने 13वें क्वेश्चन में कहा फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी परिवर्तित होता है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। तो बताओ कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन डी है इसका, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है बेटे, अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आप लियो स्क्रीनशॉट। देखो बेटे एक बात ध्यान रखनी है सब बच्चों को कि जिस तरीके से मैंने आपको ये प्रैक्टिस कराई बहुविकल्पीय क्वेश्चन की, आपके पास जो भी किताब है किसी भी राइटर की है, किसी भी पब्लिकेशन की है, उसके जो पार्ट के पीछे और यूनिट के लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं बहुविकल्पीय और अतिलघु, उनकी प्रैक्टिस करते रहा करो। ठीक है बेटे, और मैं भी लगातार इस तरह की प्रैक्टिस लेके बीच बीच में आता रहूंगा, पर आपको ध्यान से ये क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आप जो है इन क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई गलती नहीं करते और फिर भी हमें सजा मिल जाती है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन सही करा फिर भी आपके नंबर कट गए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम क्लास में बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ और सर आए, सर ने हमें खड़ा करा कि खड़े हो जाओ, और हमारी पिटाई कर दी या हमें डांट दिया, और हम यूं सोच रहे हैं यार मुझे पता ही नहीं चल रहा मेरी पिटाई क्यों हुई या मुझे डांट क्यों पड़ी, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा हो जाता है। ऐसी एक घटना है, एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक आदमी था और उसका नाम था राम सिंह। तो हुआ क्या बेटे कि वो राम सिंह जो है ना घर से परेशान था बहुत ज्यादा, मतलब घर वाले उसे कुछ नहीं समझते थे बिल्कुल भी, यूं समझते थे कि ये तो खाली है, ये तो धरती पे बोझ है और कुछ नहीं है। तो बेटे क्या हुआ, राम सिंह एक दिन घर वालों से परेशान होके, जब उसे टाइम पे खाना नहीं मिला, चाय नहीं मिली, नाश्ता नहीं मिला, तो वो घर से परेशान हो गया बिल्कुल, और परेशान होके घर से निकला और बिल्कुल एकदम मूड खराब हो रहा उसका। और खराब मूड में बेटे क्या हुआ कि खराब मूड में वो सड़क पे चलता हुआ जा रहा और बेचारा घर से परेशान, और सड़क पे चलते चलते गाना गा रहा कि घर वालों से तो वो परेशान ही था बहुत ज्यादा, गाना गा रहा चलते हुए, खराब मूड में गाना गा रहा कि फूल ना मिले तो क्या हुआ, हमने कांटों से दोस्ती कर ली, फूल ना मिले तो क्या हुआ, हमने कांटों से दोस्ती कर ली। बस गाना गा रहा कि फूल ना मिले तो क्या हुआ, हमने कांटों से दोस्ती कर ली। यानी कि फूल जैसी चीजें नहीं है, चलो कांटों से ही दोस्ती कर लेंगे। ठीक है, तो वो गाना गा रहा कि फूल ना मिले तो क्या हुआ, हमने कांटों से दोस्ती कर ली। परेशान है घर से बेचारा। उसके आगे आगे गांव की एक औरत जा रही थी, और टाइम की बात है कि उस औरत का नाम था कांटो। उसका नाम क्या था औरत का? कांटो था। वो उसके आगे आगे जा रही और वो कांटो के पीछे पीछे जा रहा। उसने देखा भी नहीं कि मेरे आगे कांटो जा रही, और वो तो घर से परेशान है, वो तो गाना गा रहा, एक सैड सॉन्ग गा रहा कि फूल ना मिले तो क्या हुआ, हमने कांटों से दोस्ती कर ली। कांटो ने सुन लिया आगे जाते हुए। उसने एक बार जब बोला तो कांटो ने सुना, कांटो को गुस्सा आया। उसे क्या पता कि आगे कांटो जा रही। उसने दोबारा फिर गाया
कि फूल ना मिले तो क्या हुआ, कांटों से दोस्ती कर ली। कांटों को और गुस्सा आ गया, उसने फिर दोबारा गाया कि फूल ना मिले तो क्या हुआ, हमने कांटों से दोस्ती कर ली। बस जब उसने तीसरी बार गाया ना कि फूल ना मिले तो क्या हुआ, हमने कांटों से दोस्ती कर ली, कांटों तो नीचे झुकी और अपनी चप्पल निकाल ली और उसके ऊपर चढ़ गई। अब आ वारे मैं करवाऊं तेरी कांटों से दोस्ती, और दे चप्पल और दे चप्पल। और राम सिंह यूं कह रहा कि क्या बात हुई बोब्बो, क्यों मार रही मेरे। बोब्बो कह रहा, क्यों मार रही, कह रहा तेरे इसलिए मार रही है तू मुझे छेड़ रहा। तो राम सिंह यूं कह रहा है, यार कमाल है, बताओ मैं तुझे छेड़ रहा और मुझे पता भी नहीं चल रहा। तो इसमें देखे राम सिंह की तो कोई गलती ही नहीं थी। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी हमें सजा मिल जाती है उस गलती की। ठीक है, तो चलो चुटकुले की या इस घटना की भावना से बाहर निकलो और जरा मेरी तरफ ध्यान दो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, तो लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।